एक ऐसी लड़की जिसका पिता उस पे नाच करता था और कहता था कि ये मेरी लड़की नहीं लड़का है। और वो लड़की भी ऐसी होती है जो अपने पिता का हर काम में हाथ बटाती थी। वो पिता काफ़ी अमीर होता है और उसकी खेती की बहुत सारी ज़मीनें होती हैं जो उसके साथ खेतों में काम करती थी और हाथ बटाती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, जो पिता उस पे नाच करता था और उसे अपना लड़का कहता था, वो ही पिता उससे नफ़रत करने लगता है, उसकी जल्द से जल्द शादी कराने की कोशिश करता है। ऐसा क्या किया उस लड़की ने, क्या हुआ था उस लड़की के साथ, आओ जानते हैं इस सच्ची कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जावेद खान लेके आया हूँ फिर एक अजीबोगरीब नई अनोखी स्टोरी। ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली। बरेली का ही एक गांव पड़ता है बहेड़ा। उस गांव में एक गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत अमीर था। उसकी बहुत सारी ज़मीनें थी खेती की, वो खेती किया करता था, यानी कि वो किसान था। उसके 6 बच्चे थे, यानी कि उसकी 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। जो पहली लड़की होती है उसकी गंगाराम पहले ही शादी कर देता है। जो दूसरी लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है, वो अभी लगभग 16 या 17 साल की होती है। इसका जो पिता होता है वो उससे इस बातों को देखते हुए बहुत खुश रहता था और लोगों से उसकी तारीफ़ किया करता था, कहता था कि ये मेरी लड़की नहीं, मेरा लड़का है। लेकिन उस लड़की के भी अजीब-व-गरीब शौक थे, उसकी ख्वाहिशें थीं, जैसे कि बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना और लड़कों के साथ कबड्डी खेलना, कुश्ती लड़ना और जीन्स शर्ट पहनना और छोटे-छोटे लड़कों की तरह बाल कटाना। ऐसे ही वो लड़की अपने अंदाज में रहा करती थी, स्टाइल में रहा करती थी और नए-नए लड़कों से दोस्ती किया करती थी। कुछ समय बाद एक लड़का उससे दोस्ती करता है और उससे प्यार करने लगता है। और एक दिन वो लड़का उस लड़की से, यानी कि गीता से, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गीता कहती है कि मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ, प्यार नहीं। मेरा बाप मुझ पे बहुत भरोसा करता है, मैं अपने बाप के भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकती। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम लड़की हो, एक न एक दिन तो किसी से प्यार करोगी, किसी से तो शादी करोगी, किसी की तो घरवाली बनोगी, यानी कि पत्नी बनोगी, तो तुम मुझसे क्यों नहीं कर लेती। वो लड़के को मना कर देती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, अपने पिता के हमेशा साथ रहूंगी। लड़का उसे समझाता है, लेकिन लड़की उसे डांट देती है और उससे कह देती है आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। लेकिन वो लड़का उसके आगे पीछे घूमता रहता है, कोशिश करता रहता है, उससे कहता है कि तुम नाराज़ मत हो, चलो मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी दोस्ती ही दे दो। गीता कहती है ठीक है, आज के बाद प्यार की बात मत करना, दोस्त बन के रहना मेरे साथ। ऐसे ही वो दोनों साथ रहते हैं और भी लड़के गीता के साथ रहते हैं। धीरे धीरे वो लड़का और लड़कों की बातें बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे घूमता है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे खुश रहती है। इस तरीके से वो गीता को बातें बताता है और उसे धीरे धीरे प्यार की तरफ लाने की कोशिश करता है। ये बातें सुनने के बाद गीता भी धीरे धीरे प्यार की तरफ आने लगती है और उससे इम्प्रेस होने लगती है। एक दिन वो आता है कि वो उस लड़के के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि गीता उस लड़के को प्यार को कबूल कर लेती है और उससे प्यार करने लगती है। और जब वो प्यार करने लगती है तो वो बेबाक लड़की होती है, फ्री माइंड लड़की होती है। प्यार जब वो करती है तो इतनी आगे बढ़ जाती है प्यार करने में, वो उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है। और जब वो उसके साथ रिलेशन बनाती है तो उस रिलेशन बनाने में उसे इतना मज़ा आता है, इतना सुख मिलता है कि वो सोचती है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्यों रिलेशन नहीं बनाए। फिर वो उस लड़के से नहीं, ना जाने कितने लड़कों से रिलेशन बनाती है, ना जाने कितने लड़के फिर उसके ऊपर को उतर के चले जाते हैं, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहते हैं एक आदमी से ज़्यादा किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो काम राज नहीं रहता, वो खुल जाता है। तो ऐसे ही जब ये बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशन में रहती है, सेक्स करती है, तो ये बात चर्चा का विषय बन जाता है और गाँव में ये चर्चा होने लगती है कि गीता नाम की लड़की पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब बिगड़ चुकी है, अब आवारा हो गई है, बदचलन हो गई है। ये बात उसके माँ बाप को भी पता लगती है। जब ये बात गंगाराम सुनता है तो हैरान हो जाता है और अफसोस करने लगता है और कहता है कि ये तो मेरी लड़की नहीं, लड़का था और मैं इस पर बहुत नाज करता था, लेकिन ये बदचलन हो गई है। वो उस पर पाबंदी लगाने लगता है और उसे घर में कैद कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करूँगा। लेकिन
गीता जो होती है वो आज़ाद ख्याल की लड़की होती है, वो पाबंदियों में रहने वाली नहीं होती। वो किसी न किसी बहाने घर से निकलती है और फिर रिलेशन बनाती है। जब उसका बाप गंगाराम परेशान हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है और वो उसका बात को नहीं मानती और वो ऐसे ही गलत काम करती रहती है, तो गंगाराम फिर उसके लिए रिश्ता देखने लगता है, ढूँढने लगता है। फिर उसे पास का ही यानी कि बरेली ज़िले का ही एक गाँव होता है खेड़ा, वहाँ पे एक परिवार रहता है जिसका मुखिया होता है दयानंद। उसका एक बेटा होता है जो दूसरे नंबर का, जिसका नाम होता है मनोज। जब वो अपनी लड़की का रिश्ता दयानंद के घर लेके जाता है और बातचीत करता है और दयानंद को अपनी लड़की का फ़ोटो दिखाता है, दयानंद लड़की का फ़ोटो देख के खुश हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और देखने में बहुत अच्छी थी। वो रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है और शादी की तैयारियों में वो लोग लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गीता की और मनोज की शादी हो जाती है और जब सुहागरात के टाइम मनोज कमरे में आता है और गीता को देखता है, देख के हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी किस्मत में, उसकी ख्वाबगाह में, उसकी सुहागरात में आ गई है। वो अपनी किस्मत पे नाच करता है और फ़ख्र करता है कि वो बहुत किस्मत वाला है जो उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली। फिर वो दोनों सुहागरात मनाते हैं, अच्छे से रिलेशन मनाते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गीता भी अपने पति को देख के खुश हो जाती है क्योंकि जैसा उसे पति चाहिए था वो मनोज जो होता है वैसा ही होता है। हट्टा-कट्टा, लंबा, तगड़ा, तंदुरुस्त होता है और शरीफ भी होता है, उसे ऐसा ही पति चाहिए होता है। ऐसे ही करते-करते 1 साल गुज़र जाता है। 1 साल बाद गीता एक लड़के को जन्म देती है। मनोज का जो पिता होता है उससे कहता है कि अब तुम्हारे लड़का भी हो गया है, अब तुम्हारे खर्चे डबल हो गए हैं, तो बेटा 1 साल हो गया है, अब तुम कुछ कमाने की कोशिश करो, मैं कब तक तुम्हारा खर्चा उठाता रहूँगा। तब मनोज अपनी पत्नी गीता से कहता है कि तुम बेटे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना, मैं परदेश जाता हूँ कमाने के लिए ताकि हम अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकें। गीता कहती है ठीक है, तुम परदेश चले जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और अपना आपका भी ख्याल रखूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही मनोज खुश हो जाता है और अपनी पत्नी गीता को गले लगाता है और परदेश चला जाता है। उधर जब मनोज परदेश चला जाता है तो गीता को अपने पति मनोज की याद सताने लगती है। जब मनोज चला जाता है तो उसकी वासना जागने लगती है और वो उदास रहने लगती है। इस बात को उसका जो ससुर होता है, मनोज का जो पिता होता है, वो नोटिस करता है, देखता है मेरे बेटे की जो पत्नी है, मेरी जो बहू है गीता, वो बहुत चुप-चुप रहती है, बहुत उदास रहती है, ऐसा क्या है? तो वो अपने दिमाग में आइडिया लगाता है, सोचता है कि जो मेरी बहू है वो मेरे बेटे की जुदाई में उदास रहती है। जो मनोज का पिता होता है वो भी हट्टा-कट्टा होता है, जवान होता है और उसकी जो पत्नी होती है, मनोज की जो माँ होती है, वो उम्र में लगभग बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी और वो मनोज का जो पिता होता है वो अपनी बीवी यानी कि मनोज की माँ से कहता है रिलेशन बनाने के लिए, तो उसकी जो माँ होती है मनोज की, वो मना कर देती है कि मैं रिलेशन नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बच्चों का हवाला दे के मना कर देती है, उम्र का लिहाज करो, तुम बूढ़े हो गए हो, हम बूढ़े हो गए हैं, ऐसे कह के उससे मना कर देती है। लेकिन मनोज का जो पिता होता है वो अभी हट्टा-कट्टा होता है, जवान होता है और उसे सेक्स करने की ख्वाहिश होती है और उसकी जो वासना हो वो जाग रही होती है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की पत्नी से रिलेशन बनाऊँ, इसे लाइन पे लाऊँ, इसके साथ सेक्स करूँ, घर के घर में किसी को पता भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। इसकी भी उदासी ख़त्म हो जाएगी और मेरा भी काम चलता रहेगा। लेकिन वो प्लान तो बना लेता है, लेकिन उसकी गीता से बात करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन गीता की गोद से अपने पोते यानी कि मनोज के लड़कों को ले रहा होता है, तभी वो गीता की छाती को अपने हाथ से टच कर देता है, छू लेता है। ये बात गीता भी देख लेती है और महसूस कर लेती है कि मेरे ससुर ने मेरी छाती को छुआ है, लेकिन गीता उससे कुछ नहीं कहती और मुस्कुराने लगती है। जब गीता को मुस्कुराते हुए ससुर देखता है तो वो सोचता है अपने दिमाग में कि गीता की भी मर्ज़ी है, देखो मैंने छाती टच की है, छुई है, तो इसने मुझे मना नहीं किया, ना ही डाँटा, ना ही कुछ किया और मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये भी मुझसे कुछ चाहती है। जैसे-जैसे उसे मौका मिलता था ससुर को, जैसे कि सब्ज़ी लाता था फिर गीता को देता था, तब वो उसको टच कर लेता था या अपने पोते को गोद में लेता था तब टच कर लेता था।
इस तरीके से वो उसके साथ हरकतें कर रहा था और उसके इशारों को समझ रहा था। गीता भी अपने दिमाग में सोचती है और प्लान बनाती है कि जब मेरा पति यहाँ पे नहीं है और मुझे सेक्स करने की ख्वाहिश है तो मैं किसके साथ करूँ। तो वो भी अपने ससुर को एक निगाह देखती है और सोचती है कि मेरा ससुर हट्टा-कट्टा है, मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर देगा। वो भी उसकी तरफ इम्प्रेस होने लगती है और एक दिन जो गीता की सास होती है, वो अपने मायके जाती है किसी काम से। मनोज का पिता घर में आता है और आके अपनी बहू यानी कि गीता से कहता है कि गीता कहाँ हो? गीता बरामदे में लेटी होती है अपने बेटे के साथ। गीता कहती है कि पिताजी मैं यहाँ पे लेटी हूँ। तो मनोज का जो पिता होता है वो उससे आके कहता है कि बहू मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे 1 कप चाय बना दो और मुझे दवाई दे दो। तो गीता उठती है और उसको 1 कप चाय बना के दे देती है और दवाई दे देती है और अपने ससुर से कहती है कि अगर आप कहो तो मैं आपके शरीर की मालिश कर दूं तेल से, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ये बात जब ससुर सुनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो ये चाहता ही था कि किसी भी तरीके से जो मेरी बहू है मेरे करीब आए और मैं उसको अपनी आगोश में ले लूँ, अपनी बाहों में भर लूँ और अपनी हवस को मिटा लूँ। जब गीता तेल की उसकी मालिश करने लगती है तो जो उसका ससुर होता है उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तभी गीता कहती है कि पिताजी आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों खींच रहे हैं। तब मनोज का पिता कहता है कि देखो गीता, तुम्हें भी शरीर की ज़रूरत है, ख्वाहिश है, मुझे भी तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है। तुम्हारा पति जो है काम पे गया है, पता नहीं कब लौटे और तुम भी आग में जल रही हो। मेरी पत्नी तुम्हारी साथ मुझे करीब नहीं आने देती, मैं भी आग में जल रहा हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपनी शरीर की आग को बुझाएं। तो गीता ये बात सुन के चुप हो जाती है और अपने ससुर का साथ देने लगती है और अपने ससुर को पीछे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके कपड़े उतार के उसे चूमने लगती है, चाटने लगती है और उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है। जब वो वासना के समुद्र में गोते लगाते लगाते थक जाते हैं, थक के दोनों खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद उसका ससुर कहता है कि आज जो सुख मुझे मिला है वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ऐसे ही तुम मेरा साथ देती रहो, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करता रहूँगा। एक दिन जब ख्वाहिश ससुर की ज़्यादा होती है तो वो अपनी पत्नी यानी कि मनोज की माँ से कहता है कि तुम मार्केट चली जाओ और कुछ सामान ले आओ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मार्केट नहीं जा सकता। तो जो पत्नी होती है उसकी यानी कि मनोज की माँ होती है, वो कहती है ठीक है मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने के लिए, तुम आराम करो घर पे। मनोज की जो माँ होती है मार्केट जाती है, मार्केट जाने के बाद क्या देखती है कि वो अपने पैसे अपने घर भूल आती है। तभी वापस आती है और आके क्या देखती है कि जो उसकी बहू होती है और उसका पति होता है वो दोनों नंग हालत में यानी कि आपत्तिजनक हालत में रिलेशन बना रहे थे। तो वो जो मनोज की माँ होती है बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बहू और अपने पति को बहुत खरी खोटी सुनाती है, बहुत डांटती है। ससुर पे और बहू पे इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा था, वो ऐसे ही रिलेशन बनाते हैं। एक दिन आता है कि फिर से वो जो सास होती है मनोज की माँ होती है वो फिर से ये नज़ारा देख लेती है और गुस्से में आके अपने बेटे मनोज को फ़ोन करती है और उससे कहती है तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी के बीच में रिलेशन है और मैंने उन्हें दोनों को नंग हालत में संबंध बनाते हुए देखा है। ये बात सुन के मनोज सकते में आ जाता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वो बहुत अफसोस करने लगता है और वो छुट्टी लेके घर आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी यानी कि गीता को समझाता है और उसे डांटता है, फटकारता है, उससे कहता है ये जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। जो मेरे पिता हैं वो तुम्हारे भी पिता लगते हैं, तुम उनकी बेटी के समान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे अपने साथ जहाँ वो काम करता था परदेश ले जाता है और उसे कमरे पे छोड़ता है और अपना काम पे चला जाता है। गीता की ख्वाहिशें और उसके अरमान इतने बढ़ गए थे कि वो मनोज के कहने के बावजूद भी नहीं सुधरती है और मनोज के काम पे जाने के बाद कमरे में ताला लगाती है और मार्केट में घूमने निकल जाती है, पार्क में घूमने निकल जाती है और वहाँ पे कुछ नए दोस्त बनाती है और उनके साथ भी रिलेशन बनाने लगती है। जहाँ पे मनोज का कमरा था उसके कमरे के बराबर में ही एक कमरा और था, वहाँ पे
एक लड़का रहता है जिसका नाम राहुल होता है, वो भी बरेली का ही रहने वाला होता है। एक दिन मनोज घर पे यानी कि कमरे पे अपनी कंपनी से काम पे से जल्दी आ जाता है और आके देखता है कि गीता ने कमरा अपना अंदर से बंद कर रखा है और अंदर लाइट भी बंद है। तो वो गेट खटखटाता है और गीता को आवाज़ देता है, तो गीता कुछ देर से गेट खोलती है और जब देखता है मनोज तो गीता के बाल बिखरे होते हैं, कपड़े भी उल्टे सीधे हो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि तुमने इतनी देर से गेट क्यों खोला? ये कहते हुए जब वो कमरे में देखता है तो वहाँ अंदर उसे राहुल बैठा हुआ नज़र आता है। तब वो गीता से कहता है कि ये राहुल हमारे कमरे में अंदर क्यों बैठा है? तो गीता कहती है कि ये पानी पीने आया था अब हमारे कमरे में। तो राहुल उससे कहता है गीता से कि गेट बंद करके अंधेरे में कौन किसे पानी पिलाता है, कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना रही हो, तुम इसके साथ रिलेशन बना रही हो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो अपनी कंपनी से रिज़ाइन देता है और गीता को लेके फिर से अपने घर चला आता है। जब वो घर आ जाता है, आने के बाद फिर गीता को समझाता है और उससे कहता है कि ये सब मत करो, ये अच्छा नहीं है, इससे जो है हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये बात अच्छी नहीं है। गीता कहती है ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, तुम काम पे चले जाओ। फिर मनोज को भरोसा होता है गीता पे कि वो अब सुधर गई है, अब ऐसा नहीं करेगी। वो उसको छोड़ के दिल्ली काम करने के लिए चला जाता है। उधर गीता, वो जो राहुल नाम का लड़का था बरेली का रहने वाला, उससे फ़ोन पे भी बातें किया करती थी और जो उसका ससुर है होता है वो भी खुश हो जाता है गीता को देख के कि गीता वापस आ गई है, अब फिर से हम रिलेशन बनाएंगे। गीता फिर से अपने ससुर के साथ रिलेशन बनाने लगती है। ऐसे ही करते करते कुछ और टाइम गुजर जाता है और गीता की इतनी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं कि वो ससुर के अलावा घर से निकल के और भी अपने दोस्त बना लेती है, औरों के साथ भी रिलेशन बनाने लगती है। ये बात ससुर को जब पता लगती है कि ये और किसी के साथ रिलेशन बना रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो उसे समझाता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा हूँ कि तुम बाहर क्यों रिलेशन बना रही हो। तो गीता उससे कहती है कि तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने में वो मज़ा नहीं आता जो जवान लड़कों के साथ में बनाने में आता है। तो ये बात सुन के जो उसका ससुर होता है, मनोज का पिता होता है, वो गुस्से में आ जाता है और वो उस पे गीता पे पाबंदी लगाने लगता है। गीता को जब ये पता लगता है कि इसका ससुर इसके आड़े आ रहा है और लड़कों से उसे नहीं मिलने दे रहा है, उस पे पाबंदी लगा रहा है, तो गीता जो होती है वो राहुल से, जो बरेली का ही लड़का होता है, उसे वहाँ से बुलाती है काम पे से और उससे कहती है कि जो मेरा ससुर है वो मुझ पे पाबंदी लगा रहा है, वो तुमसे मुझे मिलने को मना कर रहा है, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तब वो दोनों, गीता और राहुल, प्लान बनाते हैं और ससुर को एक दिन अपने, जो राहुल होता है ससुर को एक दिन अपने घर पे बुलाता है और उसे बहुत सारी शराब पिलाता है। शराब पी के नशे में जो ससुर होता है पीछे गिर जाता है। तभी गीता उसका गले में अपना रुपट्टा डालती है और उसे टाइट से दबा देती है और उसका मर्डर कर देती है, उसे मार देती है। फिर वो उसकी बॉडी को एक बोरी में भरते हैं। बोरी में भरने के बाद उस पे बहुत सारे पत्थर बांधते हैं और गाड़ी पे डाल के ले जाते हैं और वहाँ एक खंती होती है जहाँ पे पानी भर रहा होता है, वहाँ उसके बॉडी को लिया के डाल देते हैं और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते जब 2-3 दिन हो जाते हैं और ससुर का कहीं पता नहीं लग रहा होता है, तो वो उसके जो लड़के होते हैं, उसकी जो पत्नी होती है, चिंता करने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं और वो तलाश करने लगते हैं, लेकिन मनोज के पिता का कहीं पता नहीं लगता। तब मनोज का जो भाई होता है वो पुलिस थाने जाता है और FIR लिखाता है और पुलिस वालों से कहता है कि जो मेरी भाभी है उससे मेरे पिता के संबंध थे नाजायज़। मुझे शक है कि मेरे पिता को मेरी भाभी ने ही मारा है। आप मेरी भाभी से जो है शक्ति के साथ पूछताछ करो तो मेरी भाभी मेरे पिता के बारे में बता देगी। पुलिस गीता को उठाती है और शक्ति के साथ पूछती है कि अपने ससुर के बारे में बताओ। तो पहले तो गीता जो है स्टोरी बनाती है, कहानी बनाती है और नहीं बताती है, लेकिन जब उसकी पिटाई होती है और शक्ति होती है तब वो गीता सारी बात बता देती है कि कैसे उसने राहुल के साथ मिलके अपने ससुर का मर्डर किया है। फिर पुलिस उसे मौके वारदात पे ले आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराती है और गीता को, राहुल को, दोनों को कोर्ट में पेश करके चार्जशीट बना के जेल भेज देती है। देखा फ्रेंड, इस वीडियो में हमने क्या जाना
कि जो हवस के पुजारी होते हैं, जो हद से ज़्यादा हवस के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही हैं, वो दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी काम को करो तो लिमिट में रह के करो, लिमिट से बाहर नहीं, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा किसी भी काम को करोगे तो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुँचाएगा। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।